हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या डीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग। इसमें हम लोकपाल के बारे में जानेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे, और कुछ आयोग के बारे में भी जान लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए बनाई गई संस्था को ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। ओम्बुड्समैन जो संस्था है ये क्या करती है, तो ये नागरिकों की शिकायतों का निवारण करती है। एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना 1809 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जन शिकायतों के निवारण के लिए ओम्बुड्समैन के समकक्ष लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत केंद्रीय स्तर पर लोकपाल एवं राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। केंद्र स्तर पर लोकपाल और राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। किसके तहत? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत। और ये जो अधिनियम है ये 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हुआ था। ये संस्थाएं गैर संवैधानिक दर्जे वाली वैधानिक निकाय हैं। कौन सी? लोकपाल और लोकायुक्त नाम की संस्थाएं। केंद्र स्तर पर लोकपाल संस्था के अंतर्गत एक अध्यक्ष एवं 8 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं। लोकपाल संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया है तथा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष इसके प्रथम अध्यक्ष बने। वर्तमान में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर जी हैं। तो वर्तमान में कौन है लोकपाल के अध्यक्ष? अजय मानिकराव खानविलकर, जिनकी नियुक्ति मार्च 2024 में हुई थी। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इसको भी याद रखना। किसने सुझाव दिया था? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ था? 1966 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। और बाद में 1967 में के हनुमंतैया इसके अध्यक्ष बनते हैं। भारतीय संसद में लोकपाल विधेयक सर्वप्रथम 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। और भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। तो सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। ध्यातव्य है कि ओडिशा पहला ऐसा राज्य है जिसने लोकायुक्त से संबंधित विधेयक पारित किया था। ठीक है, मगर वहां पर यानी ओडिशा में इसे 1983 में लागू किया गया था। हालांकि विधेयक पारित किया था 1970 में ही। उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम 1975, इसके तहत लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? राज्यपाल को सौंपता है। और राज्यपाल उसे विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रस्तुत करवाता है। अगली है बोहरा समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोहरा समिति का गठन 1993 में हुआ था। इसके अध्यक्ष तत्कालीन गृह सचिव NN बोहरा जी थे। बोहरा समिति राजनेताओं और अपराधियों के बीच गठजोड़ की जांच करने से संबंधित थी। अगला है राजमन्नार आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है। भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? राजमन्नार आयोग ने। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि IAS और IPS को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? राजमन्नार आयोग ने। 28 सितंबर 1993, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 28 सितंबर 1993 को अनुच्छेद 123 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया था। ध्यातव्य है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 28 सितंबर 1993 से ही प्रभावी किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है, अर्थात एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानवाधिकार आयोग का गठन किस ईयर हुआ था? 1993 में अक्टूबर में हुआ था। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य दोनों की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इनकी नियुक्ति के लिए गठित एक समिति में शामिल कौन होते हैं? तो उस समिति में प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा के अध्यक्ष एवं राज्यसभा के उपसभापति।
इस समिति में शामिल होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्ति मात्र सलाहकारी प्रकृति की होती है, तो याद रखना इसकी जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो सिर्फ और सिर्फ सलाहकारी है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम कब आया है? तो 2019 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया 2019 में। इसके तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। आयोग के गैर सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 किया गया, जिनमें एक महिला होगी। यानी कि अब गैर सदस्यों की संख्या 3 हो चुकी है, जिसमें से एक महिला भी शामिल होगी। इसी अधिनियम के संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजनों संबंधी मुख्य आयुक्त को भी आयोग के सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया गया है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग, इनके जो चेयरपर्सन हैं वो पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य होते हैं। संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राष्ट्रीय आयोग एवं राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया। कहने का मतलब अब जो मानवाधिकार आयोग होगा उसके जो सदस्य होंगे उसकी पदावधि कितनी होगी? 3 वर्ष होगी। इसी संशोधन के तहत राज्य के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। याद रखना, भारत का विधि आयोग एक गैर सांविधिक निकाय है जिसे विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार के विधि कार्य विभाग की अधिसूचना द्वारा गठित किया जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में बनाया गया था, MC सीतलवाड़ जी की अध्यक्षता में। ठीक है। वर्तमान में भारत का 23वां विधि आयोग कार्यरत है, जिसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री दिनेश माहेश्वरी जी हैं और इनका कार्यकाल 2027 तक है। अगला है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन मूलतः अल्पसंख्यक आयोग के रूप में 1978 में किया गया था। इसे संसद के 1992 के अधिनियम के तहत सांविधिक या वैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए वर्तमान स्वरूप दिया गया, जो कि 1993 से प्रभावी है। केंद्र सरकार ने पहले 5 समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया था। कौन से समुदाय हैं? मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई, पारसी और बौद्ध। ये 5 समुदाय ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में इनको अधिसूचित किया गया था। फिर जनवरी 2014 में जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। वर्तमान में 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं। अब इन सब में जैन भी शामिल हो चुके हैं। तो वर्तमान में कितने अल्पसंख्यक समुदाय हैं? 6। ठीक है। आगे चलते हैं। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में 1989 में मंडल आयोग का गठन किया गया था और मंडल आयोग का प्रमुख कार्य क्या था? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की मदद करना। संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई। किसके तहत? तो अनुच्छेद 315 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के परस्पर करार पर संसद विधि द्वारा उन राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 316 के तहत संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके? एक तो संघ लोक सेवा आयोग के और दूसरा संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य दोनों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपते हैं। तो जो संघ लोक सेवा आयोग होता है
वो अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है और जो राज्य लोक सेवा आयोग है ये अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? राज्यपाल को। अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत की संचित निधि पर, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।